वो अपना जो था अपने खुद के लिए ही वो जो था उसकी प्रोडक्शन करता था। उसके जो ग्रेन्स वगैरह, ठीक है ना, सीरियल्स वगैरह, तो वो वहाँ तक की सीमित था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर ये और ये एग्रीकल्चर में ये आपने देखा कि हरी क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नई वैरायटीज आई। तो नई वैरायटी आने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ी। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी, कोई नई वैरायटी प्रोडक्शन तो तभी बढ़ेगी कि अगर आप क्रॉप को जो है प्रॉपर इनपुट्स दोगे। उसको इरिगेशन भी चाहिए, फिर उसकी देखभाल भी चाहिए, इंसेक्ट पेस्ट की, तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है ना। तो ये है जो रोल एग्रीकल्चर फाइनेंस का। तभी धीरे धीरे बैंक्स भी सामने आए, कमर्शियल आए, प्राइवेट बैंक्स आए, रीजनल रूरल बैंक्स आए। आपने पढ़ा ही है ना सारा ये। तो अब फिर आपने इससे पीछे एपेक्स, जो आपने सॉरी प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना, जो हायर इंस्टीट्यूट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर नबार्ड, फिर डीआईसीजीसी, फिर एडीबी, फिर आईएमएफ, फिर वर्ल्ड बैंक। तो ये सब हमने पढ़ा कि हाउ दे एबल टू प्रोवाइड लोन टू दी फार्मर्स। तो ये है, ये मैं जो अभी आप ज्वाइन कर रहे थे सभी, तो मैं क्या कि चलो थोड़ा आपको आई शुड मेक यू क्लियर अबाउट इट कि ये क्या है। तो एक अभी किसने नहीं एक्सेप्ट निखिल, किसने नहीं ज्वाइन किया? स्वाति इज देयर, सर पार्थ। सज्जन ने। हाँ, सज्जन हैज नॉट ज्वाइंड। तो ये था जो मतलब साथ साथ में आपको यू शुड नो दी बैकग्राउंड आल्सो कि क्या है। तो ये एग्रीकल्चर फाइनेंस का मतलब यही है कि प्रोवाइड लोन, या क्रेडिट बोल देते हैं उसको, फाइनेंस बोल देते हैं कि बैंक जो बैंक मतलब फार्मर को प्रोवाइड करना। तो वो आपने देखा कि कैसे उसमें रेवोल्यूशन आया कि पहले मनी लेंडर से लेते थे पैसा, फिर धीरे धीरे बैंक्स आ गए, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बड़ा 1934 में। तो फिर ये जो आ गए जो आपके जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, है ना। तो ये पहले नहीं देते थे, फिर इनकी नेशनलाइजेशन हुई 1969 में। तो फिर इन्होंने प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद में रीजनल रूरल बैंक्स आ गए। तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई फॉर द नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन द रूरल एरिया। तो ये एक मतलब ऐसा है, कोऑपरेटिव बैंक्स ने भी सहयोग दिया, ठीक है। तो आज जो आपका टुडे जो टॉपिक इज, जो अगर आप देखो इसमें, इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, हमने डीआईसीजीसी वी हैव कवर्ड। डीआईजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मतलब दो चीज़ें हैं। देखो इसमें जो मैंने उस दिन में कल बीच में कईयों ने नहीं लगाया था, मेरा लेक्चर ये है। तो डीआईसीजीसी, डी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, दो चीज़ें हैं। पहले ये डिपॉजिट इंश्योरेंस अलग होती थी, क्रेडिट गारंटी अलग होती थी। अब बाद में ये मैं दोनों ने ज्वाइन करके, तो दोनों को ज्वाइन करने के बाद इनकी कोलैबोरेशन हो गई, तो एक ही संस्था बन गई, डीआईसीजीसी। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस देखा ना, मतलब दो चीज़ें हैं कि इंश्योरेंस आ गया, ये सज्जन सिंह भी आ गए हैं। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस मींस कि जो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, तो उसका बीमा करना, उसका रिस्क को कवर करना। इंश्योरेंस किस लिए होती है, जो मैं आगे सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, अगर कोई पूछ ले तो टू कवर द रिस्क, है ना। रिस्क की कई तरह का है, सो मेनी रिस्क आर देयर इन लाइफ, ठीक है ना। आपको लाइफ का रिस्क है, हेल्थ का रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है। तो सभी तो रिस्क ही है। द होल आवर लाइफ, द मोमेंट आई गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, तो मेरे को रिस्क जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और घर में बैठा हूँ तो तब भी रिस्क है। समझते हो ना ये चीज़ को, ठीक है ना। समझ रहे हो ये चीज़? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर। हाँ, रिस्क समझना चाहिए। आगे मैं इसके ऊपर बहुत है, सो मैनी मतलब प्रॉब्लम्स आर इन्वॉल्व ड्यू टू रिस्क। तो ये रिस्क को ही कवर करने के लिए ये जो इंश्योरेंस या बीमा बना है, जिसको बीमा कहते हैं, बीमा कंपनी कहते थे। पहले तो एक ही बीमा कंपनी होती थी, लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी।
आज भी गांव में लोगों को, जहाँ आप लोगों को यही पता होगा, जीवन बीमा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन एक ही नहीं है, बहुत सी अब इंश्योरेंस बहुत तरह की हो गई है। कंपनीज भी बहुत आ गई हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत आ गए हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंश्योरेंस इज इन इंडिया, क्योंकि 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो सबके अपने अपने जो रिस्क आर देयर। तो इसलिए ये जो है ये इंश्योरेंस जो मैंने आपको बता रहा, डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो एक तो डिपॉजिट की इंश्योरेंस जो आप पैसा बैंक में जमा कराते हो, तो आपको रिस्क है कि कल को बैंक फेल हो जाएगा, तो हाउ यू विल गेट द मनी। और तो इसके लिए कारपोरेशन सामने आई कि हाँ, वो यू डिपॉजिट द मनी, वी विल कवर योर रिस्क, ठीक है ना। तो वो डिपॉजिट का इंश्योरेंस हो गया, बट दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ, अभी इसको बढ़ाया है। पहले 1 लाख था। अगर आपका सभी बैंक्स में, अगर सभी बैंक्स में आप सबको कहा लो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या पंजाब नेशनल बैंक है, देना बैंक में है, इसमें आपका 5-5 लाख रुपये पड़ा है, मतलब आपका 15 लाख रुपीज पड़ा है, सपोज कर लो, ठीक है ना। 15 लाख पड़ा है, और बैंक, ये तीनों बैंक फेल हो जाते हैं, सपोज कर लो एट एनी टाइम, होगा नहीं कभी भी। इफ एट एनी टाइम इट गेट्स फेल्ड, तो आपको मतलब कितना पैसा मिलेगा? पहले था 1 लाख ही सिर्फ, आउट ऑफ 15 लाख यू विल गेट ओनली 1 लाख। लेकिन अभी रिसेंट जो बजट आया, उसमें ये देखा कि ये वेरी मीगर अमाउंट, बहुत कम अमाउंट है, तो दे हैव इंक्रीज द लिमिट्स टू 5 लाख। अब आपका 15 लाख है, तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। रिसेंट दिस चेंज हैज बीन मेड। तो ये, क्योंकि ये देखते हुए कि बैंक्स के, कई बैंक्स जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जैसे मैंने बताया था हिंदू कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, इनकी पोजीशन खराब है जो कोऑपरेटिव सेक्टर की, तो उन्होंने, गवर्नमेंट हैज टेकन ए स्टेप टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ दिस इंश्योरेंस अमाउंट, ठीक है ना। तो ये है कि, और वो उधर से क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, क्रेडिट गारंटी का मतलब, क्रेडिट मीन्स लोन, जो वो बैंक को है, बैंक को मतलब इंश्योरेंस मिलती है कि आप ये पैसा दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल एंड एंटरप्रेन्योर, हमने उसमें कवर किया था, स्मॉल एंड बिजनेस के लिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को दो, तो वी विल कवर योर रिस्क, क्योंकि उनकी रिपेइंग कैपेसिटी नहीं होती, दे कैन नॉट रिपे द लोन समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं, जहाँ उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसके कम हो जाते हैं, तो वेयर फ्रॉम दे विल रीपे। तो देन दिस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन केम फॉरवर्ड कि वी विल प्रोवाइड द गारंटी टू द बैंक, बैंक को गारंटी देते हैं, दे प्रोवाइड गारंटी टू द बैंक। यहाँ जो गारंटी है, जहाँ इंश्योरेंस है, वो डिपॉजिटर को है, तो देयर, दैट्स वाई द बैंक गेट्स मनी फ्रॉम दैट कारपोरेशन, तो उसको मिल जाता है। तो ये है DICGC, जो आपका जो लास्ट था, जो फ्रॉम दी प्राइम इंस्टीट्यूट्स ऑफ फाइनेंसिंग जो थे। तो नाउ कमिंग टू दिस, ये अगर आप देखो तो इसमें है आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, और देन ये आपका है कि रीसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर फाइनेंस या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये दो है जो करेंगे। रीसेंट ट्रेंड्स जो एग्रीकल्चर फाइनेंस का है, वो वही है कवर्ड एक्चुअली, जब मैंने उसमें कराया था आपको नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का, जब ये करवाया था ना, जो नेशनलाइज बैंक्स, ठीक है ना, तो नेशनलाइज बैंक्स का जब करवाया था, तो उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट हैज बीन कवर्ड, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जिसमें हम कहते हैं, तो वो हम कम डिस्कस करेंगे। कास्ट ऑफ क्रेडिट, वी विल, कास्ट ऑफ क्रेडिट, अब ये है वर्ड इज कास्ट ऑफ क्रेडिट। अब मेरे को, यू शुड ऑल पार्टिसिपेट, है ना, ये सब आप पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, जो मैं आई विल आस्क यू, मतलब क्योंकि आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। देयर शुड नॉट बी वन वे ट्रैफिक। मैं हमेशा ही मैं ही बोलता रहता हूँ, आप तो कुछ बताते ही नहीं हो। आप तो, आपने काफ़ी, यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट कि क्या है। मैंने बड़ा मिन्यूटली आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताया है। तो कॉस्ट, कॉस्ट से क्या मतलब है? ये दो वर्ड है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कॉस्ट का क्या मतलब है और क्रेडिट का क्या मतलब है? You tell me something about it. What is cost and what is credit? क्यों पार्किंग? You tell me this thing. What is this cost? Cost क्या होता है? कॉस्ट तो पता ही होगा ना। What is cost? जिसको हम कॉस्ट कह देते हैं, क्या हिंदी में? चलो बताओ, हिंदी में क्या कहते हैं कॉस्ट को? हाँ, नहीं पता?
कॉस्ट तो हिंदी में तो बता सकते हो। ये सज्जन सिंह, आप यू टेल मी व्हाट इज दिस कॉस्ट, तो फिर ये मैं इतना कुछ आपके से ऊपर से निकल जाता है जो मैं बताता हूँ। आपको बेसिक, यू डोंट नो द बेसिक की कॉस्ट क्या होता है, हैं? कॉस्ट भी नहीं पता आपको? कॉस्ट, एस्टिमेट प्राइस होता है। कॉस्ट तो सीधी सी बात है कि जो मैं मेरे को कीमत चुकानी पड़ती है वो कॉस्ट ही है ना। मैं अब मार्केट में जाता हूँ, आई गो इन द मार्केट एंड गेट समथिंग, तो आई पे फॉर दैट। ठीक है ना? अगर मेरे को एक सौ का लो घी का पैकेट ही लिया है, तो आई हैव पेड फॉर दैट एंड दैट हैज कॉस्ट टू मी, कि मतलब 100 रुपये का आया है, तो वो मेरी कॉस्ट है, लागत है। ठीक है ना? लागत है। किस चीज की लागत है? घी की, क्योंकि मैंने घी खरीदा है। ठीक है ना? कोई भी चीज ले ले, ABCD कोई भी चीज है, तो उसकी मेरे को कॉस्ट पड़ी, आई हैव इंकर्ड द कॉस्ट फॉर दैट टू टेक दैट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ क्या है? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? अभी तो आपने बड़ा कुछ पढ़ा है एग्रीकल्चर फाइनल में, क्रेडिट की बहुत सी बातें की हैं, तो क्रेडिट क्या होता है बताओ? समवन मस्ट टेल मी, या आप इतने हैं तो यू शुड नो कि व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट भी नहीं पता आपको? सर जो कस्टमर की एबिलिटी होती है किसी चीज को खरीदने की। हैं? क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट जो हम क्रेडिट की तो बात करते आ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट ही ये क्रेडिट पे है सारा। ठीक है ना? क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? क्रेडिट यही है, लोन। लोन जो देता है, जो बैंक लोन देता है, तो बैंक के लिए वो क्रेडिट है। इतनी छोटी सी भी नहीं है इसका मतलब आपके, तो फिर मेरे को शुरू से ही समझाना पड़े। क्रेडिट होता है जो बैंक ने पैसा दिया, दैट इज क्रेडिट। ठीक है ना? लोन दिया ना, क्रेडिट को लोन समझ लो। लोन मीन्स कर्जा, जो कर्जा दिया, जो फार्मर ने बैंक से पैसा लिया, वो क्रेडिट हो गया ना। और जो बैंक में पैसा जमा कराया फार्मर ने, वो क्या हुआ? व्हाट इज दैट? डेबिट। नहीं, डेबिट नहीं, डिपॉजिट होगा ना। हाँ, बात सही है, वो डेबिट ही होगा। यस। डिपॉजिट भी उसको कहते हैं, डिपॉजिट है ना, वो एक डिपॉजिट है, क्रेडिट है। ठीक है ना? तो ये अगर बैंक पॉइंट व्यू से देखे, तो जो बैंक में पैसा जमा होता है, जो डिपॉजिटर कराता है, वो डेबिट है। ठीक है ना? बैंक के लिए वो डेबिट है। और जो बैंक पैसा देता है वो क्रेडिट है। मतलब जो बैंक ने, जो उस दिन मैंने आपको असेट्स एंड लायबिलिटी की स्टेटमेंट एनालिसिस किया था हमने, जो बैलेंस शीट, तो मतलब जो लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी क्या है? जो बैंक में आप लोग पैसा जमा कराते हो, जहाँ आपके पेरेंट्स जमा कराते हैं, तो दैट इज लायबिलिटी फॉर द बैंक। बैंक आपका देनदार है। देनदारी बोलते हैं ना, मैंने अगर किसी का पैसा देना तो मैं उसका देनदार हूं। तो दैट इज द लायबिलिटी क्रिएटेड टू द बैंक। बैंक ने आपका पैसा देना है, तो वो लायबिलिटी है। और लेकिन बैंक ने जो पैसा लेना है वो उसकी क्या है? व्हाट इज दैट? बैंक को जो पैसा लेना फार्मर से, वो क्या चीज हुई बैंक के लिए? हम्म लायबिलिटी का उल्टा क्या होता है? उस दिन आपको बैलेंस शीट में बताया था। संपत्ति। संपत्ति, सर एसेट्स। पूंजी। उसको असेट्स बोलते हैं ना। देखो, बैलेंस शीट में दो चीजें थी, सर जो आपका कर्जदार हो। लाइबिलिटी और असेट्स थे। पढ़े थे ना आपने, असेट्स और लाइबिलिटी। तो यस। लाइबिलिटी है जो बैंक में पैसा आता है, जो बैंक डिपॉजिट लेता है, वो लाइबिलिटी है बैंक की। और जो बैंक लोन देता है वो असेट है। ये जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं ना होती, तो तब तक ये आपको बुक कीपिंग सिस्टम ये नहीं समझ आएंगे कि क्या होता है लाइबिलिटी, क्या होती है असेट्स, क्या होता है लोन, क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है डिपॉजिट, क्या होता है। तो ये है ये मैं तो सोचा कि आप यू अंडरस्टूड, लेकिन बहुत योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डाउन। मतलब आप मैं तो बड़ा आपको बड़ी मिन्यूटली समझाता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ऐसे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये लाइबल मतलब ये दो चीज़ें हैं, जैसे क्योंकि ये बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं ना होंगे, तो ये लिखने का, डिक्टेशन का, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये डेबिट, क्रेडिट, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो ये मतलब आपकी लायबिलिटी, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मीन्स कि जो लोन की लागत। ठीक है ना?
लोन के, अगर मैं बैंक से लोन लेता है फार्मर, तो उसको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, ठीक है ना। वो खरीद रहा है ना एक चीज, लोन को खरीद ही रहा है ना। बैंक में जाके क्या कर रहा है, व्हाट इज व्हेन ही इज गोइंग टू द बैंक, ही इज परचेजिंग क्रेडिट। वो पैसा उधार पे उठा रहा है वहां से, ठीक है ना। जैसे आप मार्केट में गए हो, तो आप मार्केट में लेने गए हो, तो मार्केट वाला जो आपको शॉपकीपर है वो वैसे थोड़ा पैसा दे देगा। मतलब सॉरी, वो आप शूज लेने गए हो, तो शूज आपको ऐसे थोड़ा दे देगा, उसके पैसा लेगा ना वो, तो वो आपको कॉस्ट पड़ेगी। ऐसे ही आप बैंक में गए हो, कि बैंक में यू वेंट टू द बैंक एंड गेट द लोन फ्रॉम द बैंक, तो वो बैंक ऐसे थोड़ा दे देगा आपको कि ये लो जी पैसा और लो इसको वर्त लो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं देगा। ही विल टेक टू थिंग्स, कि आपसे उसकी कॉस्ट लेगा, कि उसका कॉस्ट लेगा, और दूसरा कि वो कहेगा कि विद कॉस्ट इसको वापस करना है मेरे को, ठीक है ना। विद कॉस्ट इसको मेरे को क्योंकि अगर बैंक उसके ऊपर कुछ लेगा नहीं, तो बैंक चलेगा कैसे। जो डिपॉजिटर को तो पैसा देना है, डिपॉजिट ने जो मैं अपने डिपॉजिटर ने पैसा बैंक में जमा कराया है, उस पर ब्याज नहीं बैंक देता। अगर बैंक ब्याज देता तो वो कहाँ से देगा, अगर वो अर्न ही नहीं करेगा ब्याज, तो ब्याज किस पे अर्न करेगा, जो लोन दिया है। तो वो ये चीज है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कि जो आपने बैंक से फार्मर ने पैसा उठाया, उसकी लागत क्या पड़ी। अब ये लागत कई तरह की है, अगर क्योंकि देखो, मैं अगर आपको डिक्टेट कराता हूँ तो यू डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं आपको लिखा तो देता हूँ, लेकिन दैट इज नॉट द वे कि मैं आपको लिखाऊं, तो आप समझते नहीं है, फिर आपको वर्ड्स नहीं समझ आते ये क्या है। तो इससे क्या है कि कास्ट ऑफ क्रेडिट बड़ा क्लियर है इसमें, कि उसको क्या लागत होगी उसकी। अब इसमें क्या क्या आप मेरे को बताओ, कि यू जस्ट टेल मी, कि जब बैंक से पैसा लिया जाता है, फार्मर जब बैंक से लिया, तो सबसे पहले उसके ऊपर कौन सी कॉस्ट पड़ेगी, क्या लेगा बैंक उनसे, वो बता सकते हो। कि जब बैंक से वो पैसा उठाएगा, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग, एनीथिंग यू नो, कि उस पे ऊपर क्या चीज पड़ेगी, वो बैंक क्या लेगा उनसे बैंक। हम्म, बताओ। यू शुड पार्टिसिपेट ना। बताओगे तो फिर तभी सीखोगे ना, कुछ तो बोलो। एनीथिंग जो आपके माइंड में है। अब आपने पढ़ा भी है इतना कुछ। क्यों अंकिता, आप बताओ क्या है, व्हाट इज दैट। सर अगर वो लोन लेगा तो उसको कोई चीज देनी पड़ेगी पहले तो, नहीं, वो कॉस्ट सिक्योरिटी नहीं में। है, वो दैट इज नॉट द कॉस्ट। वो तो एक, वो कॉस्ट नहीं है, उसको तो जो देना पड़ा वो तो सिक्योरिटी है, वो तो एक जमानत है, ठीक है ना। वो एक सिक्योरिटी है। कॉस्ट क्या पड़ेगी, सबसे पहले इंटरेस्ट, ब्याज। ये इंटरेस्ट जो वो ब्याज बैंक उसको वाले देना है, चार्ज। जो पैसा उसने लिया है, उसके ऊपर उसकी कॉस्ट ब्याज है। ब्याज बैंक कहता है कि आप ये लो पैसा, 1 लाख रुपया लो, या 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, इसके ऊपर 2% या 5% या 10% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर ईयर के हिसाब से, ये मेरे को आपको देना है। और साथ में मूलधन भी वापस करना है। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने 1 लाख रुपया लिया है, विद इंटरेस्ट मेरे को वापस करना है। तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट, तो जो वो कॉस्ट नहीं, उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट उठा रहा है वो उसकी कॉस्ट नहीं है, वो तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके ऊपर जो पैसा लग रहा है वो उसकी कॉस्ट है। तो एक तो ये इंटरेस्ट हो गया, और दूसरी क्या हो सकती है, जो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हों कि जो इंटरेस्ट उस पे लगे, इंटरेस्ट के अलावा और क्या हो सकती है उसकी कॉस्ट। सर जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है उसके सिग्नेचर भी होते हैं। हाँ, नहीं सिग्नेचर तो होते हैं, लेकिन कॉस्ट का मतलब है कि उसको लागत क्या पड़ेगी, क्या और क्या इसमें फैक्टर्स आएंगे। सिग्नेचर, सिग्नेचर कोई कॉस्ट थोड़ा है। सिग्नेचर तो वो वैसे बैंक सिक्योरिटी के लिए कराता है ना, दैट इज द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, इसके ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, कि जब कोई फार्मर बैंक में जाता है लोन लेने, तो बैंक क्या करता है, कि बैंक जो मैंने आपको वो क्रेडिट एनालिसिस में मैं आपको बताया था ना, कि एक आपका प्रैक्टिकल भी था, कि व्हेन बैंक एनी फार्मर अप्रोचेस द बैंक, देन हाउ दे एनालाइज द प्रपोजल, ठीक है ना। उसमें उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखता है, रिपेइंग कैपेसिटी देखता है, ये सब चीजें की थी ना।
फिर लोन को सैंक्शन करते हैं, फिर अप्रूवल करते हैं, फिर डिसबर्समेंट होती है। प्रैक्टिकल मैंने आपको उसमें सारा दिखाया था। तो जब ये बैंक व्हेन द फार्मर अप्रोचेस द बैंक, तो वो जब लोन के लिए करता है तो बैंक उसके ऊपर उसके लोन को प्रोसेस करता है। आप ये थोड़ा थोड़ा लिख लो ये चीज़ें, मैं अगर नहीं आपको आता तो लोन को वो, आज मैं लिखाऊंगा नहीं अभी आपको कुछ भी आज, ठीक है ना। आपको मैं लिखाता हूँ तो आप बस सिर्फ वो लिखने पे ध्यान देते हो और सुनते नहीं हो कुछ भी, ठीक है ना। तो ये देखो कि जब वो जाएगा, ये मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ बड़े मैं स्लोली वे से, और आपको ही इसको लिखना है, आपको आदत ये डालनी है लिखने की। तो ये जब कॉस्ट क्या है कि व्हाट इज दी वट एवर दी कॉस्ट विच इज इंकर्ड फॉर टेकिंग द लोन, ठीक है ना, वो कॉस्ट हो गया। अब देखो कॉस्ट इसमें जैसे इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया कि जब वो इंटरेस्ट लेगा तो एक तो इंटरेस्ट फैक्टर है, दूसरा जब बैंक में वो अप्रोच करता है तो बैंक कोई भी जैसे वो चीज लेके गया, जैसे कहा उसने कहा कि मेरे को ये क्रॉप लोन दे दो, ठीक है ना। क्रॉप लोन जो है ये शॉर्ट टर्म लोन है या मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्या है ये क्रॉप लोन जो है? शॉर्ट टर्म लोन। ये शॉर्ट टर्म लोन है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म इसलिए है कि मैं विद द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इट इज रीपेड। अब उसने जैसे सपोज कर लो ये क्रॉप लोन ही सपोज कर लो, ये जैसे अभी आने वाली है वीट, ठीक है ना, वीट की सोइंग होगी ना। अब तो वीट की सोइंग होगी तो वो अप्रोच करेगा कि मेरे को 5 एकड़ मैंने वीट बीजनी है और मेरे को इसका पैसा मेरे को चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने आपको बताया हुआ स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से बैंक जो है वो डिसाइड कर लेगा कि आपको इतना हम पैसा पर एकड़ के हिसाब से इतना बना और 5 एकड़ का हमको ये आपको पैसा देंगे। तो देन ही विल प्रोसेस दी प्रपोजल, इसको कहते हैं प्रपोजल, जो बैंक के पास वो एप्लीकेशन सपोज एप्लीकेशन है तो वो उसको बैंक प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने का इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। आप वर्ड लिख लो, एक तो इंटरेस्ट रेट हो गया, एक लिख लो प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस। तो बैंक फ्री में नहीं बैठा हुआ ना, बैंक ने अपनी लेबर लगानी है। बैंक हैज टू पुट हिज लेबर ऑन प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। प्रोसेस कैसे करना है, ही हैज टू सी योर बैकग्राउंड, क्रेडिट वर्दीनेस, इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है ना। सब कुछ देखेगा, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, आपका देखेगा कि किसी बैंकों से लोन तो नहीं लिया हुआ, तो मतलब वो लोन को प्रोसेस करेगा। दूसरा ये भी देखेगा कि आप ये जो फसल लगाने जा रहे हो आपकी लैंड भी उसके कल्टीवेबल है कि नहीं है, ये एग्रीकल्चर वाले नहीं देखना ना सब कुछ सब। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड दी प्रोसेसिंग चार्जेस। एक तो बैंक ये प्रोसेसिंग चार्जेस लेगा। अब जब डिसाइड हो गया, व्हेन बैंक हैज डिसाइडेड कि ठीक है हम आपको लोन देंगे, ठीक है ना। अब लोन ऐसे तो नहीं दे देंगे कि लो जी ये लो पैसा, ये हमने तिजोरी खोल दी आपकी, आपको खाते में पैसा डाल दिया और आप ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। बैंक क्या करेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा। आप ये वर्ड लिख लो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन से क्या मतलब है, कुछ समझोगे कि क्या व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन? जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी चेक करेगा। वो मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन बैंक की अलग है, जो बैंक आपसे लेगा डॉक्यूमेंट्स वो अलग है, ठीक है ना। आपसे क्या लेगा, आपसे लेगा आपका आधार कार्ड लेगा, जहाँ अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड लेगा, जहाँ आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका कोई राशन कार्ड है तो वो लेगा, ठीक है, आपकी फोटोग्राफ्स लेगा, ठीक है ना, जो भी फार्मर की। और जो बैंक ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स इसको केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर। ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इसको जो ये लिखते हैं इसको आप लिख लो, कल को पूछ ले। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक लेता है, मतलब नो योर कस्टमर, इसका वर्ड होता है नो योर, अपने कस्टमर जो आपका ग्राहक है उसको पहचानो। तो पहचानना कैसे है, शक्ल से थोड़ा पहचान लेना है, उसकी फ़ोटो लेके रखनी है, उसका आधार कार्ड लेके रखना है, ठीक है ना। आधार कार्ड से सारी उसकी बैकग्राउंड पता चलती है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें से क्या होगा, उसके ये केवाईसी देगा और बैंक एक अपने डॉक्यूमेंट्स साइन करवाएगा, डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या साइन करवाएगा, जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स उसको बोलते हैं, ये वर्ड लिख लो आप, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बैंक साइन करवाएगा, ठीक है ना। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा होता है कि अगर आपने लोन रीपे नहीं किया, अगर आप किस्त को डिफॉल्ट कर जाते हो तो हम आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं,
आपका कोई भी जो प्रॉपर्टी, कोई भी जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये नहीं है कि जो आपने बैंक को दी है, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी और आपके जो ग्रंटर है उसकी प्रॉपर्टी को बेच के हम पैसा अपना वसूल कर सकते हैं। वो बहुत लंबा कागज होते हैं, उसके ऊपर आप साइन का, फार्मर जो है वो साइन करता है, तो वो उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट, और उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जब बैंक साइन करवा लेता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, बैंक अपने पास साइन करवा के। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी कॉस्ट लगती है, उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी होती है, वो बैंक उसके पैसे लेता है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है ये भी बैंक लेता है, और फिर ये जो मैंने बोला इंटरेस्ट का लेता है। और फिर अगर क्या होता है कि सपोज कर लो आपने कोई बड़ा लोन लिया है, जैसे ट्रैक्टर का लोन लिया है, तो आपकी लैंड जो है वो बैंक ने क्या की है, मॉर्गेज की है, ठीक है ना, बैंक एज अपने पास गिरवी रखी है। तो उसकी जब मॉर्गेज की करेगा बैंक, तो उसकी जो फीस लगेगी उसको कहते हैं लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। आप उसको लिख लो, एक रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस। तो वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो बैंक लेगा, और आगे वो जो तहसील ऑफिस में है वहाँ पे सबमिट करेगा। और फिर जो एक चार्जेस हैं आपके, जो आपकी लैंड है, जो आपकी लैंड है, लैंड का बैंक जो है एडवोकेट से, जो कंसर्न बैंक का एडवोकेट होगा उससे उसकी सर्च करवाएगा लैंड की। आप ये लिख लो कि लैंड की सर्च करवाएगा। तो वो जो लैंड की सर्च करवाएगा आपकी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो सर्च करवाएगा कि आपके जो लैंड है ये कहीं और तो नहीं रखी हुई है, आपने कहीं और तो नहीं लोन लिया हुआ इस लैंड पे, फार्मर की जो लैंड है। तो वो उसकी जब सर्च करवाएगा तो नेचुरली दी एडवोकेट विल टेक दी चार्जेस। तो वो भी जो चार्जेस हैं दे आर आल्सो बीइंग पेड बाय द फार्मर। तो ये जो है, ये जो है, ये सब जितना भी ये कुछ है, ठीक है ना, तो दीज आर दी कॉस्ट फॉर टेकिंग दी लोन। मतलब आपको किस्त तो वापस करनी है, लेकिन इसके साथ में इंटरेस्ट भी और ये कॉस्ट भी आपको बैंक को देनी है। अब जो इंटरेस्ट है, कॉस्ट जो अदर देन इंटरेस्ट, बाकी कॉस्ट तो आपको उसी टाइम ही दे देनी है व्हेन यू विल टेक द लोन, या प्रायर फॉर टेकिंग द लोन। लेकिन इंटरेस्ट आपको साथ साथ देना है। जैसे आपने एक ट्रैक्टर का लोन लिया, तो अगर वो 7 साल उसका रीपेमेंट है, ठीक है ना, 7 साल का रीपेमेंट है, तो जब आपने बैंक से पैसा उठा लिया, ट्रैक्टर वाले डीलर को पेमेंट कर दी, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो लगना शुरू बैंक में हो जाता है। और बैंक में जो आपका इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली लगता है, 3 महीने बाद, ठीक है ना, 3 महीने बाद उसको क्वार्टरली मिलते हैं। लेकिन उसकी कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडिंग जो आपके मैथ वाले जो स्टूडेंट वो समझते हैं, उसकी कंपाउंडिंग जो है वो मंथली बेसिस पे होती है। अब ये मैथ का है, मैं इतना ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा कि वो कंपाउंडिंग कैसे, कंपाउंडिंग आपको पता ही है, कंपाउंडिंग का सीधा सा फार्मूला है कि जो मूलधन है उसमें ब्याज जमा हो जाता है, फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो बैंक जो है वो जो इंटरेस्ट है, वो जो टाइम टू टाइम जितना भी इंटरेस्ट लगता है वो बैंक उसका लेता है। अब वो बैंक को पता नहीं कितना लगना है, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम जो इंटरेस्ट लगेगा वो मतलब देना पड़ेगा। तो ये जो है ये इंटरेस्ट का, दिस इज दी मतलब इंटरेस्ट विच हैज़ टू रीपे। तो इसको बोलते हैं कि ये इंटरेस्ट कॉस्ट है। अब ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये जो मैंने बताई है, ये उसकी वेरी करेगी जैसे जैसे वो लोन वापस करता जाएगा। जैसे आपने इसको कर लो, एग्जांपल मैं देता हूँ कि 1,000 रुपया लिया, ठीक है ना, 1,000 रुपये में आपने 500 रुपया वापस कर दिया, ठीक है। तो जो आपका 500 रुपया रह गया है बाद में, तो फिर जो आपका इंटरेस्ट है वो 500 रुपये पे लगना है, ठीक है ना, 1,000 रुपये पे नहीं लगना। इसको कहते हैं मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस पे हमेशा ही बैंक जो पैसा ले लोन जो सॉरी इंटरेस्ट लेता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है।
तो इसको रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो धीरे 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 कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे दो चीजें आ जाती हैं कि जो इंटरेस्ट है, अब जो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है, ठीक है ना, इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो वेरी करेगी आपका जो लोन रीपेमेंट पीरियड है। जैसे मैं आपको बड़ा एक छोटी सी ये एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये भी आपने कनक का, उसको कह लो गेहूं का लोन बैंक उठाता है, सॉरी ये फार्मर उठाता है इसका बीट का, तो वो क्या करेगा, व्हेन ही विल रीपे दिस लोन, अगर बीट का, जैसे बीट अभी अक्टूबर में, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर शुरू हो जाएगी, तो अभी जो है फार्मर्स अप्रोच करना शुरू कर देंगे बैंक्स को कि हमें आप पैसा दो, मेरे को वीट लगानी है, इनपुट्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो फिर बैंक मतलब जो है उसको पैसा देगा। तो जब वो बैंक उनको पैसा देगा तो वो क्या करेगा कि बैंक कहेगा आप इसको पैसे को कब वो करेंगे वापस, आप मेरे को बताओ। ये शॉर्ट टर्म लोन है, जैसे बीट के लिए ले लिया, तो व्हेन द फार्मर विल रीपे द लोन। सर जब वो वीट को हार्वेस्ट करके सेल कर देगा तब? हाँ, वीट की जैसे हार्वेस्टिंग अप्रैल में होती है, तो बैंक थोड़ा सा पीरियड और बढ़ा देता है कि उसको सेल करना है मार्केट में जाके, और इसको प्रोसीड्स आने में टाइम लग जाएगा, तो वो उसको जून तक कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, आपने अक्टूबर में लोन लिया या नवंबर में लिया, तो आप इसको जून में वापस कर देना। ठीक है ना, अब वो जून में उसको वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है ना, अक्टूबर से जो 1 नवंबर से लेके, जैसे उसने 1 लाख रुपया लोन लिया, तो 1 नवंबर से लेके, जैसे नवंबर में लेता है तो नवंबर, अगर वो 30 नवंबर तक जाके लेता है तो 30 नवंबर भी, और 30 नवंबर तो नहीं होगी, उससे पहले ही उसको सोइंग करनी है। ठीक है ना, बाई दी 15 नवंबर लेटेस्ट। तो 15 नवंबर से लेके 30 जून तक जितने भी दिन बने, उसका वो बैंक को इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है, 7% है, तो वो उसको वापस करेगा। ठीक है ना, तो ये उसको क्या है कि ये उसकी कॉस्ट हो गई, तो ये इंटरेस्ट वेरी करेगा अब उसके रीपेमेंट पे, क्योंकि उसने कितनी देर बाद किया इसको, कि जैसे उसने 8 या 9 महीने के बाद वापस किया, तो नेचुरली उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा ना। ठीक है, ऐसे ही अगर वो ट्रैक्टर लोन लेता है, तो ट्रैक्टर लोन का क्या है, ट्रैक्टर लोन की किस्त जो है वो 6 मंथली रखी जाएगी, 6 महीने की, कि जैसे उसको फसल आती जाती है वो वापस करता जाएगा। तो उसका रीपेमेंट पीरियड कितना हो गया, अगर 7 साल के लिए लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट 7 साल का है, मतलब टोटल लोन 7 साल बाद खत्म होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट साथ साथ में, जो इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट जो है वो साथ साथ में पे करता जाएगा। तो अल्टीमेटली उसके ऊपर इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा बैठेगा, लेकिन जो उसकी कॉस्ट इंस्टॉलमेंट की है वो कम है। थोड़ी चीज ये चीज समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। देखो, एक ट्रैक्टर का लोन है वो 7 साल का है, ठीक है ना, और एक क्रॉप लोन है वो सिर्फ 8 महीने का ही है। अब जो उसके ऊपर कॉस्ट बैठ रही है इंटरेस्ट की, अगर आप देखो, तो ये जो क्रॉप लोन की कॉस्ट ऑफ, जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो कम बैठ रही है ना, कि जल्दी वो वापस कर रहा है। लेकिन जो ट्रैक्टर का लोन है वो 7 साल के लिए ले रहा है, तो वो उसको 7 साल इंटरेस्ट पे करना, लेकिन करना रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो मतलब चाहे उसकी सहूलत के लिए उन्होंने कर दिया कि आप इंटरेस्ट ऐसे ऐसे देते जाओ, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंटरेस्ट निकालेंगे तो दैट विल बी ऑफ हायर साइड देन क्रॉप लोन। ठीक है, तो ये है कि मैं तो, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, एक आप लिख लो कि पेनल्टी लगती है, पैनल इंटरेस्ट। एक तो इंटरेस्ट हो गया ना, एक होता है पैनल इंटरेस्ट। पैनल इंटरेस्ट क्या होता है कि सपोज कर लो एक फार्मर ने, जैसे यही एग्जांपल दे रहे हैं बीट की, कि अगर बैंक से उसने लोन लिया और उसको रीपे करना था जून में, ठीक है ना, तो जून में उसने उसको रीपे नहीं किया, ड्यू टू सम रीजंस, कुछ भी हो सकता है कि वो विलफुल डिफॉल्ट हो गया, जहाँ उसको कोई फैमिली के एक्सपेंसेस आ गए, जहाँ कुछ और हो गया, तो उसने रीपे नहीं किया। अब उसके ऊपर, क्योंकि बैंक ने तो कहा था कि आपको हम मैक्सिमम पीरियड ये 9 महीने का दे देते हैं, वैसे तो 18 मंथ्स तक रहता है, लेकिन जैसे उसके लिए कह देते हैं कि क्रॉप करने के, तो उसके ऊपर पैनल इंटरेस्ट लग जाता है। ठीक है ना, मतलब उसके ऊपर क्या हो गया, पेनल्टी लग गई। पेनल्टी का क्या मतलब होता है, सजा लग गई इसके ऊपर, कि आपको ये ब्याज जो है
अब एक तो वो देगा ही उतने पीरियड जितनी वो कह लो जैसे 6 महीने बाद वापस करना है तो वो 8 महीने बाद कर रहा है, वो जो कैलकुलेटर 8 महीने का इंटरेस्ट होगा वो तो होगा ही, लेकिन उसके ऊपर 1% या 2% की पेनल्टी लग जाएगी कि उसको 7% के हिसाब से वापस करना था, लेकिन अब उसको जो एक्स्ट्रा पीरियड उसने ले लिया 2 महीने का, उसके ऊपर 2% इंटरेस्ट और ज्यादा लग गया। 7 तो लगना ही था, 7 की जगह 9% लग गया, तो इसको कहते हैं पेनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पेनल इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा। तो ये है, दिस इज दी जो मतलब अगर आप ये देखो कि व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ ये क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट में मैंने बोल दिया आपको कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज दी इंटरेस्ट, ठीक है ना, फिर ये प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, और फिर ये पेनल इंटरेस्ट लगता है। फिर उसको जो शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, जो मीडियम टर्म लोन होंगे उनका इंटरेस्ट जो है ज़्यादा होगा। तो ये सारी उसको डाल के फिर मैंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर वो लोन लेता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो पैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन के, जो मैंने बताया कि बैंक जो डॉक्यूमेंट्स लेता है उसके पैसे लेते हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस मतलब लगते हैं। तो ये सब जो है ये सब उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है कि ये अगर उसने लोन लिया तो उसको इसकी टोटल इतनी कॉस्ट बैठी। तो दिस इज कॉल्ड दी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। अगर आपको आ जाए तो, अगर होगा तो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, लेकिन उसमें क्या है कि अगर मैं लिखाता हूँ तो आप ये सिर्फ एक हेडिंग्स लिख लो कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, पहले समझना चाहिए कि क्या है क्रेडिट, क्या है कॉस्ट, क्या है, ठीक है ना। तो ये है। अब हम 5-10 जो 10 मिनट में है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज मैं ऐसे ही डिस्कस करूंगा आपके साथ जो है ना, आज लिखाऊंगा नहीं कुछ, आप उसमें देखो कि क्या है। अब ये देखो आपका लिखा है रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर फाइनेंस, ठीक है ना, रिसेंट ट्रेंड्स कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या आए हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस में, ये मैंने आपको कराया भी। आप कुछ बताओ मेरे को, यू शुड टेल मी कि क्या डेवलपमेंट्स आई हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस में, पहले क्या था, अब क्या हो गया है, जो आप देख रहे हो आज का सिनेरियो, या आज से आप 20 साल पहले देख रहे थे, 25 साल पहले, उस टाइम क्या था और आज क्या है, कुछ बताओ, समथिंग यू पार्टिसिपेट। रीसेंट ट्रेंड्स मींस कि आज क्या है एग्रीकल्चर फाइनेंस की हालत, जिसको कहते हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर फाइनेंस, ठीक है ना, आज किस तरह से है एग्रीकल्चर फाइनेंस और पहले कैसे था, बताओ कुछ, समथिंग यू टेल मी ना कि कब पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या क्या बन गया है, गांव में पहले क्या चीजें थी। स्वाति आप बताओ कुछ, आप भी बोलो। हाँ स्वाति, स्वाति बीच में से निकली गई है। पार्की ये बताओ क्या है, व्हाट इज दिस रिसेंट ट्रेंड्स क्या है। Yes, sir. हाँ क्या है, मतलब कुछ तो जो मैंने अभी आपको हिंट भी दिया था बीच में, रिसेंट ट्रेंड्स मतलब Sir, पहले हम एग्रीकल्चर फाइनेंस कैसी थी, आज एग्रीकल्चर। ज़्यादा होती है पहले, हाँ अवेयरनेस हो गई ना सर फार्मर्स की, कैसे प्रोटेक्शन होनी है अच्छे से, मतलब पहले नहीं, इतना नहीं पता था फाइनेंस, लोगों को, हम फाइनेंस की, अभी फाइनेंस प्रोटेक्शन वर्ड, ज़्यादा फिर होती आप फाइनेंस का वर्ड नहीं समझ, फाइनेंस मतलब लोन, मतलब पहले है लोन। फार्मर कैसे अपना इसका एग्रीकल्चर को फाइनेंस करता था, आज कैसे कर रहा है, ये इसकी बात है ना, रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो। तो ये देखो, ये क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं समझ आ रही, ये इसमें कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। देखो मैंने आपको करवाया भी था, जैसे हमने आपने हमने दो तरह के पढ़े थे ना कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो दो तरह के हैं, पढ़े थे ना आपने, एक एक तो इंस्टीट्यूशनल थे, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल थे, पढ़े हैं हमने कि नहीं ये, टू टाइप्स ऑफ यस इंस्टीट्यूशनल फाइन, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल है, एक इंस्टीट्यूशनल है। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से थे। सर, नॉन इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशन में जैसे हम अपने फैमिली में किसी से लोन ले लेते हाँ, हैं या फैमिली फ्रेंड्स से लेते हैं, या मनी लेंडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये सब नॉन इंस्टीट्यूशनल है ना। यस और सर। इंस्टीट्यूशनल कौन से हैं? सर जैसे कि बैंक्स। हाँ, बैंक्स हैं, बैंक्स में भी कई तरह के बैंक्स हैं। यस ये सर सारे मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ही तो कराए सारे, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फिर ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है ना। ठीक है। यस सर। तो अभी इसमें रीसेंट ट्रेंड्स में आप इसी से समझ गए हो कि क्या है। मतलब पहले जो था, देयर वाज नॉट सच लाइक ऑफ, जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग नहीं थी पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, हमारे आज़ादी से पहले इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग नहीं थी। जो फार्मर गुजारा करता था अपने कंजम्पशन लोन के लिए भी, तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज थी, जैसे ये मनी लेंडर्स, ठीक है, फिर यहाँ ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, या कमीशन एजेंट्स। कमीशन एजेंट क्या होता है, वो अभी कुछ है आपके दिमाग में आइडिया आया? मैंने काफ़ी आपको इसके बारे में बताया भी है, अभी भी इसके बारे में बड़ी बात चल रही है। सर वो किसानों से उनकी हो जो फसल वो बेचने लाए होते हैं वो ले लेते हैं। आड़ती, जिसको ना वर्ड बोलते हैं आड़ती, आड़ती आड़त लेता है वो। जब आप फार्मर अपनी मार्केट में लेके जाता है प्रोड्यूसर, तो वो कमीशन एजेंट्स के थ्रू बेचता है। तो कमीशन एजेंट्स उसमें से 2.5% आज अभी जो रेट है 2.5% है, एमएसपी का 2.5% उस पर लेता है। सपोज कर लो आज उसकी 100 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रही है, तो 2.5% वही ले लेता है कमीशन एजेंट। ठीक है ना। तो ये कमीशन एजेंट से जो है उसको भी लोन देता है सारी पूरा साल, उससे जब तक उसकी फसल नहीं आती, तो वो कहता है ठीक है, आप मेरे से पैसा लेते जाओ, जब आपकी फसल आएगी तो मेरे को दे देना। ठीक है ना। वो आपकी फसल जो है बेचेगा वो मार्केट में, और जो मार्केट में बेचने के बाद अपना पैसा वो काट लेगा, काटने के बाद जो बाकी पैसा होगा वो आगे। तो ये भी एक फाइनेंस है। तो ये एक पहले ही इस तरह का फाइनेंस होता था। फिर ये मनी लेंडर से होता है, मनी लेंडर होते हैं शाहूकार। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट लेते थे। तो धीरे धीरे ये सब जब हुआ तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना। आप इसमें लिख लो, ये आपने लिखा हुआ है सबको, एवरीथिंग यू हैव रिटन दिस थिंग, कि 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना। तो जब 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद ये सब कुछ एक धीरे धीरे ये जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग थी, ठीक है ना, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, ठीक है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर आ गया। फिर ये आपके प्राइवेट बैंक्स थे, ये पहले कमर्शियल बैंक, ये जो आपके नेशनल बैंक्स नहीं थे, दे वर दी प्राइवेट बैंक्स। जैसे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिमिटेड था। लिमिटेड जब वर्ड लगता है तो वो उसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज थी, ये प्राइवेट कंपनीज थी। ठीक है ना। तो ये जो बैंक्स थे, तो ये जो बैंक्स थे, लेकिन ये बैंक्स जो थे दे वर नॉट गिविंग दी लोन टू दी फार्मर्स। ये फार्मर को पैसा नहीं दे रहे थे। जितने भी मैंने ये इंस्टीट्यूशंस आपको, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स तो बाद में आया है, वो तो प्राइमरली आया ही उनके लिए, फार्मर्स के लिए। तो ये जो आपके जो अभी बैंक्स नेशनलाइज हैं, जो ये पहले प्राइवेट्स थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, और जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो देवर नॉट नेशनलाइज। तो उससे पहले देवर नॉट फाइनेंसिंग टू दी एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर को फाइनेंस नहीं कर रहे थे। छोटे जो वीकर सेक्शंस थे उनको भी फाइनेंस नहीं करते थे। तो फिर जाके 1969, आप देखो कितना लंबा पीरियड है, हाउ मच लॉन्ग पीरियड इज 1969 में, तब वो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 16 जुलाई 1969 को बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज का हिंदी में क्या वर्ड होता है? हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं नेशनलाइजेशन को? नेशनलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर राष्ट्रीयकृत, आप राष्ट्रीयकृत कर दिया, राष्ट्र से समझ गए, और नेशनलाइजेशन कि सभी का बैंक हो गया, पूरे सब लोगों का बैंक बन गया। ये एक सेक्टर का बैंक नहीं रहा, क्योंकि पहले अमीर लोग उसमें जाते थे, कारपोरेट सेक्टर वाले लोग जाते थे, वही पैसा जमा कराते थे और वही लोन ले जाते थे। लेकिन जो पुअर फार्मर थे, जहाँ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज थे, वो उनको पैसा नहीं मिलता था। तो जब नेशनलाइजेशन हो जाती है, तो नेशनलाइजेशन का मतलब यही है
कि सबका बैंक हो गया, वो किसी अमीर गरीब का कोई डिफरेंस नहीं रहा, तो वो अमीरा ना अमीर का रहा ना गरीब का रहा, तो सबका ही बन गया। तो वो नेशनलाइजेशन कर दी। जब नेशनलाइजेशन कर दी तो फिर ये उनके ऊपर बाइंडिंग आ गई कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फाइनेंस करना है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना फाइनेंस करना है, ये इसमें उन्होंने डाल दिया कि जितना आप लोन देते हो, अगर 100 रुपया आप लोन देते हो तो 14% आपको एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस करना है, ठीक है ना। 14% टोटल का। 100 रुपया अगर बैंक लोन दे रहा है तो 14 रुपये लोन एग्रीकल्चर को जाने चाहिए। अगर नहीं जाते, वो का लो 100 रुपये में से 14 रुपये नहीं जाते तो आपको पेनल्टी लग जाती थी बैंक को। बैंक वर पेनलाइज फॉर दैट कि भाई यू हैव नॉट फाइनेंस टू दी फार्मर्स। तो वो पेनल्टी किस तरह से लगती थी कि दे हैव टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट जो उन्होंने फार्मर्स को देना था, आपने क्यों नहीं दिया, तो आप हमें ये पैसा दो, ठीक है ना। ये 14 रुपये हमें दो, हम आपका पैसा लगाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो गवर्नमेंट की प्रभूतियां हैं गवर्नमेंट में, और उस पर रिटर्न बहुत कम मिलता है, 2% रिटर्न देंगे हम, पैसा हम आपके। तो बैंकों ने इस डर की वजह से कि पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को बड़ा डील करता रहा हूँ ना, एकदम हमारे ऊपर बर्डन आ जाता था कि गो फॉर फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर। फिर हम ढूंढते थे कि वी शुड गो इन दी फील्ड एंड फाइनेंस दी एग्रीकल्चर, नहीं तो हमें पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी लगने से जो बैंक के चेयरमैन थे, बोर्ड थे, उनको गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ता था कि भाई यू हैव नॉट फाइनेंस टू द एग्री। तो इतनी इंपॉर्टेंस थी। तो ये जो रीसेंट ट्रेंड आया, ये यही वाला ट्रेंड है कि जब ने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, बैंक को नेशनलाइज करने से क्या हुआ कि दे आर नाउ फाइनेंसिंग टू दी एग्रीकल्चर। और फिर उसको सोशल पर्पस के लिए भी लोन दिया जाता है, सोशल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर भी आ गई, सामाजिक कार्य भी आपको करने हैं, ठीक है ना। तो ये भी उसके आ गया। फिर उसके बाद में ये जो अभी आप जो ट्रेंड्स दे रहे हो, रीसेंट ट्रेंड्स देख रहे हो, इसमें रीसेंट ट्रेंड्स में क्या आ गया, अब आपके सामने एग्रीकल्चर लोन देने के लिए कौन कौन सी हैं, आप बताओ मेरे को, यू जस्ट टेल मी। कि पहले तो मनी लेंडर थे, ठीक है ना। अब जो अगर फार्मर कहता है तो फार्मर के पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं कि एग्रीकल्चर का वो लोन कहाँ कहाँ से ले सकता है। यही तो रीसेंट ट्रेंड है। बताओ, कुछ तो बताओ, कहाँ कहाँ से ले सकता है। बाढ़। हम्म कहाँ कहाँ से, अभी अब कहाँ कहाँ से लेगा वो लोन। आप देखो ना, आपके रीजनल रूरल बैंक्स बन गए हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए हैं, जो मैंने बताया आपको है, नबार्ड आ गया है। नबार्ड से भी वो इंटरेक्ट लोन मिलता है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक से ये आपके लैंड मॉर्गेज बैंक्स हैं, लैंड मॉर्गेज बैंक से पैसा मिल जाता है। फिर आपके प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं गांव में, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, वहाँ से लोन मिल जाता है। तो मतलब अब ये मनी लेंडर जो शाहूकार हैं बैंक के, वहाँ से, या फिर आपको कमीशन एजेंट से, या फिर ये आपका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से लेने की जरूरत नहीं है। यू गो टू दी बैंक, एनी ऑफ दी बैंक, ये जो रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये। और फिर एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल ब्रांचेस खोल दी लोन के लिए, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर फाइनेंस ब्रांच ही अलग है, ठीक है ना। उनकी अलग से ही ब्रांच है जहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर का ही लोन दिया जाता है, बाकी कोई लोन नहीं दिया जाता। तो ये क्या है कि दीज आर दी रीसेंट ट्रेंड्स, ये रीसेंट ट्रेंड्स आए हैं। अगर आपको आ जाए कि व्हाट आर दी रीसेंट ट्रेंड्स, तो आप ये लिख सकते हो कि प्रायर टू आवर इंडिपेंडेंस द फाइनेंस वाज टेकन बाय द फार्मर्स फ्रॉम द money lenders, commission agents, and friends and relatives. Then, with the passage of time, with the coming of the Reserve Bank of India Act 1934, तो दीज बैंक्स वर ओपन, ठीक है ना। ये आपके जो बैंक्स को एक्सपेंशन हुई 1970 में, ब्रांचेस की बहुत एक्सपेंशन हुई है 1970 में। आपके जो अनबैंक्ड एरिया थे, जो गांव में अभी आप बैंक्स देख रहे हो, ब्रांचेस देख रहे हो, ये 1970 में हुआ। फिर मैंने आपको लीड बैंक स्कीम भी बताई थी कि एक लीड डिस्ट्रिक्ट बैंक बनता है, उसने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू गो टू द अनबैंक्ड एरिया, सर्वे करो उसका, भेजो अपने बैंक को, और वहाँ पे ब्रांच खुल जाए। तभी आपके गांव में बैंकिंग ब्रांचेस खुली हुई हैं तब की, नहीं तो नोबडी वाज टेकिंग केयर ऑफ इट। तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम
धीरे धीरे ये डेवलपमेंट आई और एग्रीकल्चर को फाइनेंस हुआ। ये था जो आज आपका टॉपिक था। तो टुडे आई हैव चेंज द ट्रेंड ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। मैंने आपको, क्योंकि मैं चाहता तो हमेशा ही यही हूँ कि आई मस्ट टेल यू कि वट एवर आई नो, और आप उसको रिप्रोड्यूस करो, आप लिखो आगे से। यू मेक योर हैबिट टू गेट ऑल दीज थिंग्स नोटेड, ठीक है ना। बीच बीच में मैं लगाऊंगा भी, लेकिन ये है कि आज मैंने आपसे यही था कि आई बस मतलब ये जज कर रहा था कि हाउ मच यू नो, लेकिन आप यू हैव नॉट अंडरस्टूड द सब्जेक्ट। आपने इस सब्जेक्ट को अभी नहीं समझा, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं है, दिस इज नॉट द वे कि ठीक है आप यू गेट दी ग्रेड पॉइंट एवरेज वेरी गुड 8.9 ले लोगे, लेकिन मैंने यू विल गो इनटू द इंटरव्यू, तो वहाँ आपको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। योर करंट अफेयर्स, आपका बेसिक नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका रिप्रोड्यूस करने का। एग्ज़ाम में जो है दैट इज़ नॉट जस्ट द इंटेलिजेंसी। मैं तो ये विश्वास रखता हूँ इस चीज़ में कि आप बैंक, अब आपने सॉरी ये एग्ज़ाम में बड़ी अच्छी मार्क्स ले ले तो इट डजेंट मीन कि यू आर एक्चुअली इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इंटेलिजेंसी उससे है कि बट यू नो द लेटेस्ट थिंग्स, बेसिक नॉलेज आपको कितना है। तो मेरा यही ऑलवेज आई गिव यू दिस थिंग कि मैं हमेशा ही एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट, हमेशा ही सब्जेक्ट को समझो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड द होल थिंग। तो ये था, दिस वाज द आपकी मैं अटेंडेंस, आई विल टेक योर अटेंडेंस, आई थिंक आई हैव टेकन, भी ले लेता हूँ। तो ये था। नेक्स्ट वी विल मीट, आज आपका प्रैक्टिकल भी है, हम उसमें यही करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल आपने, यू वर नॉट प्रेजेंट, तो वो नहीं कर पाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा आपको आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट के बारे में पहले बताया था ना, अब आपको थोड़ा सा आगे एडवांस बताएंगे उनकी रेशियोज, उनका एनालिसिस, बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे करना, ठीक है ना। अभी तो हमने एसेट्स, लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड लाइबिलिटीज, यही किया था कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, लेकिन अभी हम उसके आगे फर्दर वी विल स्टडी। तो ठीक है, देन वी विल मीट नाउ एट 2:20। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक ओके यू। सर। हाँ, थैंक यू।